for excellence. नमस्कार, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं अनुपम हूं। काशीपुर में देर रात एक कार एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक से टकराने के बाद बड़ा हादसा हुआ जिसमें उत्तराखंड के पुलिस के एक दरोगा की मौत हो गई। मृतक पवन भारद्वाज काशीपुर में ही सीपीयू में दरोगा थे। कार और ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि घंटों की मशक्कत के बाद कार से शव को बाहर निकाला जा सका। तो उधम सिंह नगर से एक खबर, कार और ट्रक में टक्कर हुई है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत में उत्तराखंड पुलिस के दरोगा की मौत हो गई है। काशीपुर में तैनात थे दरोगा पवन भारद्वाज। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गोविंद पाटनी बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर रामनगर से जुड़ रहे हैं। गोविंद, कब यह हादसा हुआ है और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? एक्सीडेंट हुआ है उससे साफ जाहिर है कि ये हादसा जो है तेज रफ्तार का कहर है। तेज रफ्तार में दोनों वो गाड़ियां रही होंगी जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आया। और ये करीब रात 1 बजे की घटना है। ये पुलिस के जो दरोगा हैं ये अपने आवास की ओर लौट रहे थे तो जसपुर खुर्द में ये घटना हुई है जहां पर जो है कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई है। जी अनुपम, फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस के दरोगा की इस हादसे में जान गई है। उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? देखिए अनुपम, रात 1 बजे की घटना है, चूंकि काफी देर रात की घटना है तो परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। और इसके साथ ही दरोगा जो है ये सीपीयू में थे तैनात, जो सिटी पेट्रोलिंग यूनिट है उस पर तैनात थे ये दरोगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। गोविंद पाटनी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई और इसके लिए आज विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के साथ सीएम, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। वहीं शाम 4 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक खजान दास भी शामिल होंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या तैयारी है सरकार की और विपक्ष की, जरा बताइए। बिल्कुल अनुपम, ये 5 दिन का सत्र है, 23 तारीख से लेके और 27 तारीख तक। और इस सत्र को ये माना जा रहा है कि एक बड़ा और आखिरी सत्र ये होगा। इसका सिर्फ 1 से 2 दिन का सत्र अनुपूरक बजट का होगा, क्योंकि जो अगली सरकार होगी वो फिर नया सत्र, नया बजट लेकर आएगी। लेकिन हाँ, ये जो 5 दिन का सत्र है ये यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हो। 10 इस वक्त विधायक हैं कांग्रेस के, विपक्ष के, तो कोशिश होगी सरकार की कि शांतिपूर्ण सत्र जाए। तो आज ये बैठक होगी विधानमंडल दल की। खास बात यह भी है कि सरकार की कोशिश रहेगी कि जो बड़े मुद्दे जिन पर विपक्ष घेर सकता है उस पर पहले समझाया जाए यहां पर बैठक में। हालांकि जैसे देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है जो खासा इस वक्त सुर्खियों में है, इसके अलावा जो हरिद्वार में कोविड टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा हुआ, ऐसे तमाम मुद्दे, महंगाई का मुद्दा है जिस पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी सरकार को। और उससे बड़ी बात अनुपम यह है कि नेता सदन यानी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, नेता विपक्ष यानी प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री यानी बंशीधर भगत, तीनों नेताओं का यह पहला सत्र होगा बतौर अपने अपने पदों पे। क्योंकि इससे पहले स्थितियां बिल्कुल अलग थी। जो सत्र हुआ था इससे पहले मार्च में हुआ था जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री पद से हटे थे। उसके बाद यह सत्र हो रहा है मानसून का। और इसके अलावा कार्यमंत्रणा की जो बैठक होगी इसमें यह भी डिसाइड होगा कि 5 दिन में किन किन विधेयक, कौन कौन से विधेयक यहां पर टेबल किए जाएंगे और कौन कौन से विधेयक यहां पर अप्रूव किए जाएंगे। इसके अलावा सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, सरकार का मैसेज सही रहे। और नेता सदन पुष्कर धामी का यह पहला एक 5 दिन का सदन रहेगा। तो आज शाम में बैठक होनी जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, नेता विपक्ष मौजूद रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहेंगे और 5 दिन की प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि कल मुहर्रम की छुट्टी है। इसके अलावा जेपी नड्डा उत्तराखंड आने वाले हैं। 2 दिन का उनका दौरा है, 20 और 21 तारीख का। 22 तारीख को रक्षाबंधन है। तो जो बैठक 22 तारीख को होनी थी वो आज की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। सीएम धामी ने 118 करोड़ 35 लाख का राहत पैकेज इस बार दिया। यह पैकेज महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सौगात है। साथ ही साथ स्वरोजगार से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी। इस पैकेज से करीब 7,55,000 लोगों को सीधे सीधे फायदा मिलेगा।
इससे पहले सीएम धामी ने पर्यटन कारोबारियों के लिए भी 200 करोड़ का पैकेज जारी किया था और अब 118 करोड़ 35 लाख का पैकेज जारी किया गया है। में उन लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने के, सीधे सीधे उनकी सहायता के रूप में 119 करोड़ रुपए का ये हमने पैकेज दिया, जो डीबीटी के माध्यम से उनके सीधे खातों में जाएगा। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह के अलावा जो हमारे महिला मंगल दल हैं और हमारे युवक मंगल दल हैं, उनको भी जो है अगले 5 महीने तक ये सहायता प्रदान की जाएगी। अफगानिस्तान में संकट बरकरार है। तालिबान के लड़ाकों के बीच अब भी उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार को वहां फंसे लोगों की चिंता है और उनको निकालने के लिए सभी कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि बहुत लोगों ने उनसे संपर्क किया है और वो लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएससी अजीत डोभाल से भी उन्होंने बातचीत की है और उत्तराखंड के लोगों की जल्द वापसी का अनुरोध किया गया है और इसके लिए एक लिस्ट भी भेजी गई है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उत्तराखंड के लोग सुरक्षित वापस लौट आएंगे। किया है, हमने उनको एक सूची भी भेज दी है, जितने लोग यहाँ के हैं एक सूची हमने उनको मिल गई है और उन्होंने हमें कहा है और हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड का एक एक जो भी वहाँ पर है उनको हम वापस लाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के होटलों में भारतीय अभी भी फंसे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में आया है जिसमें कुछ भारतीय अपना अनुभव बता रहे हैं। गौरतलब है कि देहरादून और आसपास के गोरखा मूल के कई लोग अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में भी कई लोग उत्तराखंड से हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना आतंकी संगठन तालिबान से कर रहे हैं। भट्ट ने संघ के कामों का जिक्र करते हुए ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। भट्ट ने कहा कि विकृत मानसिकता के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जिन्हें संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन का इतिहास पता नहीं। जो विकृति मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह की तुलना करते हैं। संघ एक ऐसा संगठन है जिसका सानी आज नहीं है, विश्व भर में नहीं है। विश्व के लोग मानते हैं राष्ट्रवादी संगठन है। तो जिस तरह से तालिबान के साथ जो तुलना कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में एंट्री के लिए अब हिंदू कार्ड खेला है, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया है तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी की रणनीति तक करार दे दिया। बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। सस्ती बिजली की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जब बात जमती नहीं दिखी तो उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने और हिंदुओं की बात करने लगे। इसी बात ने बीजेपी को केजरीवाल पर और कांग्रेस को बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवादी उत्तराखंड में केजरीवाल अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो वो सिर्फ मार ही खाएंगे। हिंदूवाद की बात करेंगे अगर ये केजरीवाल जी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये यहाँ तो मारे ही जाएंगे, दिल्ली में भी मारे जाएंगे। भारतीय संविधान समाजवाद की बात करता है, भारतीय संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है। केजरीवाल ने हिंदुओं की बात की तो कांग्रेस ने केजरीवाल और ओवैसी को बीजेपी की बी और सी टीम बता दिया, जो वहां काम खराब करते हैं जहां कांग्रेस मजबूत है। ये बीजेपी की बी टीम है और सी टीम आने वाली है, तो ये इनका कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है। आज लोग जो है इस तरीके के मुद्दों पर जो है अपना ध्यान जो है बांटने वाले नहीं। आज लोग तरसते हैं इस बात को लेकर के कि महंगाई कैसे कम होगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। मंगलवार के दिन केजरीवाल ने देवभूमि में आध्यात्म और हिंदुओं की बात करके नया कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम बताकर पूरे प्लान की हवा निकाल दी और फिर
बीजेपी को भी कहना पड़ा कि हिंदुओं की बात करने वाले केजरीवाल जरा शाहीन बाग को याद कर लें, जिससे सूबे की सियासत फिलहाल गर्म नजर आ रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट चुके हैं और इसके लिए सभी दलों ने अपनी राजनीतिक यात्राओं का खाका बना डाला, जिसके सहारे सभी सत्ता में वापसी करने का ख्वाब देख रहे हैं। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। केंद्र में नए नवेले मंत्री बने अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने बीजेपी ने राजनीतिक फिजा को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है, तो कांग्रेस सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में बदलाव का बिगुल फूंकने वाली है। जबकि लोक लुभावन वायदे कर रही आम आदमी पार्टी के मंसूबे भी अब हम सबके सामने आ चुके हैं, जिनको लेकर के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के हमारे प्रभारी जी, सारे नेता उसमें पदयात्रा में शामिल रहेंगे और जनता तक पूरा मैसेज देंगे। कांग्रेस की उपलब्धियां बनाएंगे, कांग्रेस के कार्यकाल की जो जो उपलब्धियां हैं वो बताई जाएंगी। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए दूसरी चुनौती है आम आदमी पार्टी और उनके सीएम कैंडिडेट कर्नल कोठियाल, जो पूरे प्रदेश में बड़ी राजनीतिक यात्रा निकालने वाले हैं, जिस पर बीजेपी की भी निगाह है। इसलिए बीजेपी ने पहले ही विपक्षी यात्राओं की हवा निकालने की पूरी व्यूह रचना कर ली है। मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने कहा विपक्षी यात्रा निकाल रहा है कांग्रेस, तो उनके पास यात्रा निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार में खुद ही इतनी फूट है, 5-5 उनके अध्यक्ष हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए इस राज्य में यात्रा निकालने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो यात्रा निकाल के उसका कुछ फलस्वरूप पा पाए। साफ है बीजेपी विपक्षियों की राजनीतिक यात्राओं का जवाब मुंह तोड़ देगी, लेकिन उसके लिए ये डगर आसान नहीं रहने वाली। बहरहाल राजनीतिक यात्राओं से साफ है कि अगले कुछ महीने उत्तराखंड का सियासी तापमान चरम पर रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में जाम के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण ट्रैफिक का सही प्लान न होना है। देहरादून में जाम लगने के कारण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चल रहे काम को भी माना जा रहा है, तो चुनावी साल में शहर में हो रहे धरना प्रदर्शन के साथ रैलियों के चलते भी अब जाम के हालात हो रहे हैं, जिससे आम जनता त्रस्त हो रही है। वहीं शहर की इस स्थिति को देखते हुए अब डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने एसएसपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। त्योहार भी हमारे आ रहे हैं तो ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो इसमें एसएसपी देहरादून को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले वो स्मार्ट सिटी के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लें कि कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली अपना डाइवर्जन प्लान वो पूरा जो है डिज़ाइन करें। दूसरा, उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि जो आपके यहाँ पर थाना चौकी के फोर्स हैं उसको भी पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूटिलाइज़ करें। आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक कर्मी है और जो हमारे सीपीयू के हैं, तो तीनों का एक बेहतर समन्वय बनाकर ट्रैफिक प्लान बना। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के बेलपट्टी क्षेत्र के ग्रामीणों ने रोड की मांग को लेकर जबरदस्त जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने आंदोलन स्थल से तहसील कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र को सड़क से जोड़े जाने की मांग को लेकर 38 दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने जबरदस्त जुलूस निकाला। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसील का घंटों घेराव भी किया। बेलपट्टी क्षेत्र के लिए रोड को 2018 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन 3 साल बीतने पर भी रोड अब तक नहीं बन पाई। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 प्लस वाले लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया गया है और पिछले दिनों दौलदार, प्रतापनगर और नरेंद्रनगर ब्लॉक पीछे चल रहे थे, वहां पर भी अब 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। वहीं 18 से 44 वर्ष वाले लोगों के वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीम द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें जो हमारे ब्लॉक में आज की कंडीशन में आपको बताऊं तो 99% हमने 45 प्लस के फर्स्ट डोज का अचीवमेंट पूरा कर लिया है और हमारे हिसाब से ये करीब करीब हमारा 100% हो गया है। हमको और लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं। चमोली के नंदा धाम कुरुट से हर साल आयोजित होने वाली नंदा लोकजात यात्रा की तारीख घोषित हो चुकी है। भाद्रपद मास की नंदा पक्ष में आयोजित होने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर से शुरू होगी, जो 13 सितंबर को बैदनी कुंड पहुंचेगी, जहां पर पूजा अर्चना के बाद डोली वापसी के पड़ाव पर आएगी
और 20 सितंबर को देवराड़ा स्थित मंदिर में पहुंचेगी। कोरोना संक्रमण के चलते कोविड गाइडलाइन के अनुसार यात्रा को सीमित रूप से संचालित किया जाएगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। चमोली के जोशीमठ के ग्रामीण इलाकों के साथ ही अब नगर क्षेत्र में भी भालू का आतंक बढ़ गया है। पिछले 5 दिनों के अंदर शहर क्षेत्र में भालू के हमले की यह दूसरी घटना है। आज एक बार फिर जोशीमठ में भालू ने एक शख्स पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा सीएचसी जोशीमठ में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग को भी मामले में सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो 5 दिन में हमले की दूसरी वारदात चमोली में हुई है। अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। नैनीताल में हुई महिला पर्यटक दीक्षा की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और हैरानी की बात यह है कि आरोपी ऋषभ नाम से महिला के संपर्क में आया था और यहां तक कि नोएडा में रहने वाली मृतक महिला दीक्षा के परिवार वाले भी उसे ऋषभ तिवारी के ही नाम से जानते थे, जबकि पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम इमरान है और वो गाजियाबाद में कबाड़ी का काम करता था। दीक्षा भी शादी के बाद अपने पति से अलग रह रही थी और आरोप है कि इमरान ने पूरे प्लान के तहत अपना नाम ऋषभ तिवारी बताया और फिर दीक्षा को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि जब दीक्षा ऋषभ से शादी करने की बात कहने लगी तो इमरान उर्फ ऋषभ को लगा कि उसका मुस्लिम होने का भेद खुल जाएगा और वो दीक्षा को लेकर अपने 2 दोस्तों के साथ नैनीताल पहुंचा और वहां दीक्षा की हत्या कर दी। गाजियाबाद से उसको गिरफ्तार कल लगभग लेट नाइट में कल उसको गिरफ्तार किया है। उसको आज सुबह ही हम यहाँ मल्लीताल लेके आए। ओबीएस है कि वो घटना के बाद वो डर गया था, वो बचना चाह रहा था। वो काफी दिनों से मतलब बचने के लिए काफी उसने प्रयास भी किए, उसने फोन्स वगैरह भी बंद कर दिए थे, लेकिन पुलिस की मैनुअल वर्किंग और साथ साथ में सर्विलांस की मदद से उसको गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। हेडलाइन